सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा, ये है यूपी पुलिस का नारा। बदायूं में महिला के जिस्म को नोचने वाले भेड़ियों की हैवानियत, दरिंदगी सारी हदें पार कर गई, जिसको लेकर मचा बवाल। तो मैं लेकर आया देश का सवाल। नमस्ते, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर। एक और निर्भया कांड, जी हां, देश में बेटियां, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा एक बार फिर उठा है। एक बार फिर एक निर्भया हैवानों की दरिंदगी का शिकार हुई है और राम राज्य का दावा किए जाने वाले राज्य यूपी में एक बार फिर महापाप हुआ है। बदायूं में महिला के साथ न सिर्फ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया, बल्कि गैंगरेप के दौरान उसके साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर गई और इसके बाद हत्या पर निर्भया को उसके ही घर के बाहर फेंक दिया गया। एक बार फिर स्थानीय प्रशासन सवालों के घेरे में है और राज्य सरकार पर विपक्ष आंखें तरे रहा है। क्या है पूरा मामला और प्रशासन पर क्यों सवाल उठ रहे हैं, हम विस्तार से बात करेंगे अपने मेहमानों के साथ। लेकिन आप उससे पहले बदायूं की वारदात को इस रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश करें। राम राज्य में मंदिर में महापाप, कलयुग में हैवानियत की हदें पार। योगी सख्त, फिर अपराधी क्यों मस्त। योगी के यूपी को कौन बदनाम कर रहा है? हाथरस कांड की कड़वी यादों के बाद अब एक और मामला योगी सरकार के लिए गले की फांस बन सकता है। यूपी के बदायूं में गैंग रेप के दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ 50 साल की आंगनबाड़ी सहायिका से गैंग रेप के बाद हत्या कर दी गई। गैंग रेप के बाद महिला से हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई, जिसने हाथरस गैंग रेप और दिल्ली निर्भया कांड की यादें ताजा कर दी। मामले में अब तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि मुख्य आरोपी महंत सत्यनारायण अब भी पुलिस के पकड़ से दूर है। फरार आरोपी की तलाश में पुलिस की 4 टीमें लगा दी गई हैं। वहीं लापरवाही बरतने के आरोप में थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया है। ये उघैती थाना क्षेत्र में लगभग 50 वर्षीय महिला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था। इस संबंध में पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सेक्शन 376 और 302 आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। इस संबंध में 3 लोगों को नामजद किया गया है और अक्यूज लोगों की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें बदायूं पुलिस ने बनाई हैं। जल्दी ही जो कल्प्रिट्स हैं उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। 3 जनवरी की शाम 50 साल की आंगनबाड़ी सहायिका मंदिर में पूजा करने गई थी। इस दौरान मंदिर पर मौजूद महंत सत्यनारायण, चेला वेदराम व ड्राइवर जसपाल ने गैंगरेप की जघन्य वारदात को अंजाम दिया और उसी रात अपनी ही गाड़ी से निर्भया की खून से लथपथ लाश उसके घर फेंककर फरार हो गए। वहीं पूरे मामले पर पुलिसिया कार्रवाई फिर सवालों के घेरे में है। निर्भया की मौत के बाद परिजन इंसाफ की आस लिए थाने में पहुंचे तो पुलिस ने गैंगरेप और हत्या की घटना से इनकार कर दिया और आंगनबाड़ी सहायिका की गैंगरेप के बाद हत्या की घटना को झूठा बताते हुए कुएं में गिरने से मौत होने की बात कही। हालांकि मीडिया में मामला तूल पकड़ने के बाद मंदिर के महंत सत्यनारायण, चेला वेदराम और ड्राइवर जसपाल के खिलाफ गैंगरेप के बाद हत्या की धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया। देखिए, ये जो घटना घटी है बदायूं की, ये अत्यंत शर्मनाक, दर्दनाक और घिनौनी घटना है।
इसने निर्भया का केस फिर से ताज़ा कर दिया हमारी स्मृतियों में। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हाथरस, बलरामपुर, गोंडा, मुजफ्फरनगर और उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं। संपूर्ण गुंडा राज और जंगल राज उत्तर प्रदेश में छाया हुआ है। बदायूं पुलिस पर सवाल यूं ही नहीं उठ रहे हैं। पुलिस ने महिला का पोस्टमार्टम 4 जनवरी को न कराकर 5 जनवरी को 48 घंटे बाद कराया, जिसे लेकर भी परिजनों में नाराजगी है। योगी सरकार लगातार अपराधियों पर सख्ती की बात कर रही है, लेकिन सूबे में लगातार होते जघन्य अपराध प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सत्ता में बैठे लोग ये कहेंगे कि विपक्ष सियासत चमकाने के लिए मुद्दे को गरमा रहा है, हवा दे रहा है, लेकिन हम ये कहते हैं आखिर अगर विपक्ष सवाल कर रहा है तो इसमें गलत भी क्या है। वारदात के 48 घंटे बाद ऐसे कई सवाल उठेंगे। वारदात के 48 घंटे बाद पोस्टमार्टम क्यों कराया गया? हत्या, गैंगरेप जैसी जघन्य वारदात में इतनी बड़ी लापरवाही क्यों? क्या यूपी में अपराधियों के दिल से कानून का खौफ खत्म हो गया है? क्या योगी सरकार को बदनाम करने की कोई बड़ी साजिश है? और निर्भया जैसी वारदातों पर देश में आखिर कब और कैसे लगेगी लगाम? इस पर हम चर्चा करेंगे, बहस करेंगे। मेहमानों का बड़ा पैनल है, लेकिन उससे पहले यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का क्या कहना है, आइए आपको यह भी सुना देते हैं। मृतका के पति के द्वारा 3 व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराए गए थे और प्रथम दृष्टया जो मृतका हैं वो उस मंदिर में पहले से भी आती जाती रही हैं। मृतका के 5 बच्चे हैं। सबसे बड़ी लड़की 21 साल की, सबसे छोटी बच्ची 10-11 साल की है। 3 नामजद अभियुक्तों में से 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एक मुख्य अभियुक्त अभी फरार है, जिसपे कि इनाम घोषित किया जा चुका है। आज एडीजी बरेली जोन वहां मौके पे गए थे। उनकी जब आख्या प्राप्त होगी तो उस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। प्रारंभिक तौर पे एसपी ने वहां के प्रभारी निरीक्षक को दोषी पाया है और उसके लिए उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। वहां आज वहां के डीएम, वहां के एसपी और सीएमओ ने स्वयं विस्तृत प्रेस वार्ता की है, जिसमें उन्होंने पूरे घटना और जो चोटें महिला को आई हैं उस संबंध में सबको अवगत कराया है। जी, आप सुन रहे थे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को। आखिर यूपी सरकार ने इस महापाप के पीछे दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की है? इस वक्त की बड़ी खबर, योगी आदित्यनाथ ने लिया है बदायूं की वारदात पर संज्ञान। आरोपियों पर सख्त कार्रवाई के दिए हैं निर्देश। एडीजी बरेली जोन से रिपोर्ट तलब की गई है। यूपी एसटीएफ को जांच में सहयोग करने के आदेश भी जारी हुए। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस वक्त की बड़ी खबर। इसी पर बहस करने के लिए आपके टीवी स्क्रीन पर मेहमानों का पैनल है। जी हां, पैनल में बीजेपी की प्रवक्ता अनिला सिंह हमारे साथ हैं। अनिला जी, आपका स्वागत है। निर्भया मामले में जिसने एक एक पहलू पर काफी बारीकी से निर्भया के मसले को न्याय मिले, निर्भया की आत्मा को न्याय मिले, उनकी पैरवी करने वाली सीमा कुशवाहा वकील रही हैं और आप समाज सेविका भी हैं। आपका भी स्वागत है। हमारे साथ आशा देवी जी। जी हां, आशा देवी जी, आप हमारे साथ हैं, जिन्होंने कभी भी घुटने नहीं टेके और अपनी बेटी के न्याय के लिए आखिरी तक लड़ती रही और आखिर न्याय दिलवा कर ही छोड़ा कि जो दरिंदे थे वो फांसी के तख्ते तक कैसे पहुंचे और कितने जल्दी पहुंचे। जी आशा जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ उमेश श्रीवास्तव जी, आप यूपी पुलिस में पुलिस डीआईजी रह चुके हैं, पूर्व पुलिस डीआईजी यूपी पुलिस उमेश श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। और कांग्रेस के प्रवक्ता और नेता
जी हाँ, राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हमारे साथ बैठे हैं ऐसे अनुज अत्रे हमारे साथ हैं। अनिला जी, सबसे पहला सवाल आपसे, सस्पेंड कर दिया जाए, लंबी छुट्टी पे भेज दिया जाए, महीने भर बाद वापस रिज्यूम कर ली जाए ड्यूटी, क्या इतना ही काफी है? यूपी पुलिस उत्तम प्रदेश की पुलिस, सर्वोत्तम पुलिस की अगर ये लापरवाही है तो कार्रवाई किस पे और कितनी जल्दी होनी चाहिए? ये कार्रवाई तो तुरंत होनी चाहिए। और यहाँ पर जैसे ही ये संज्ञान में आया कि एसएचओ ने एफआईआर दर्ज करने में लापरवाही करी, उसको भी सस्पेंड कर दिया गया है। और सरकारी महकमों में एक प्रक्रिया होती है, मुझे लगता है कि उसको सस्पेंशन से भी कड़ी सजा योगी आदित्यनाथ अवश्य देंगे। और दूसरी बात यह है कि जैसे ही वहां के जो जिला कप्तान है उनके संज्ञान में पूरा केस आया, आगे से उन्होंने पहल भी करी और उन्होंने बोला कि क्या एफआईआर लिखवाइए, मैं एसएचओ को बोलता भी हूँ। और पूरा सहयोग किया परिवार के साथ। और पर मैं क्या बोलूं इसमें, दुर्भाग्य क्या मैं बोलूं यहाँ पे। मनीषी, आप ये बताइए कि ये जो बलात्कार की जो घटना हुई है, किन लोगों ने की है, जिनके साथ दिन रात का उठना बैठना आना जाना, तीज त्योहार सब साथ मना रहे हैं, पूजा करने गई थी वो महिला। कोई सोच सकता है क्या? आप और मैं सोच सकते हैं क्या? घर बने हुए हैं आसपास उस मंदिर के, घटना हो जाती है, किसी के दिमाग में भी नहीं आ सकती है ये बात। परंतु हाँ, ये गलती है एसएचओ की कि उसको तुरंत का तुरंत उसको एफआईआर लिखना चाहिए था, जिसमें कि उसने देरी करी, उसकी सजा उसको भुगतनी पड़ रही है। पर मैं एक चीज और जानती हूं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द जुडिशियल सिस्टम ऑफ आवर कंट्री, कि जब टाइम बाउंड केसेस नहीं डिस्पोज होंगे तो एग्जाम्पलरी पनिशमेंट कैसे दी जाएगी? एफआईआर दर्ज हो जाएगी, चार्जशीट दाखिल हो जाएगी, अभियुक्त जो है जेल के सलाखों के पीछे चले जाएंगे, परंतु जब तक सजा नहीं आती है तो कैसे उदाहरण स्थापित होगा? दिल दहल जाता है, मेरे पास शब्द नहीं होते हैं। सरकार किसी की भी हो, अरे भाई चाहे बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, सपा बसपा टीएमसी कुछ भी हो, बलात्कार बलात्कार है। टारगेट कौन होती है? महिला होती है। और फिर क्या होता है? फिर होता है राजनीतिकरण। फिर उस महिला को एक पॉलिटिकल टूल बनाया जाता है कि तुम्हारी कमीज ज्यादा गंदी कि मेरी कमीज ज्यादा सफेद, इसके ऊपर बहस शुरू हो जाती है। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं अपना जो गुस्सा, अपनी हताशा, अपना दुख व्यक्त कर सकूं। शर्म से आंखें झुक जाती हैं मनीषी। पर हाँ, यहां पर मैं प्रशंसा तो क्या करूं, परंतु हाँ, जो जिला कप्तान है उसने पहल करी, परिवार के साथ खड़ा हुआ, तुरंत एक्शन लिया, एसएचओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करी है। अनिला जी, आखिर ऐसा बार बार ये देखने में आया है। अगर हाथरस की घटना को भी देखें, हमारे साथ पैनल पर सीमा कुशवाहा हैं, जो कि हाथरस की भी जो पीड़ित परिवार है उनकी आप वकील हैं, वो भी है, मैं उनसे भी लूंगा। लेकिन मैं आपसे एक छोटा सवाल है और छोटा सा जवाब। ये कोशिश की जाती है लीपापोती करने की कि ये जो बात है ये ऐसी घटना नहीं हुई है। आखिर हाथरस केस में भी ये देखा गया कि बच्ची का डाइंग डिक्लेरेशन ही अपने आप में सबसे बड़ा पुख्ता आधार बन रहा है। देखिए, हाथरस का केस एक अलग केस था, बदायूं का केस एक अलग केस है। यहाँ पर पुलिस जो है, जो सीनियर लेवल की पुलिस है, तुरंत एक्शन में भी आई। 3 में से 2 अभियुक्त तुरंत गिरफ्तारी भी हो गई। जो फरार है उसके ऊपर 50,000 का इनाम भी रख दिया गया, जिससे जल्द से जल्द जो है उसकी गिरफ्तारी भी हो जाए। पर देखिए, जब भी क्राइम अगेंस्ट वुमेन की बात होती है, महिला अपराधीकरण की बात होती है, मैं कहती हूँ कि 3 चीजें होती हैं इसमें। जिम्मेवारी जो 3 जो सेक्टर्स हैं उनको उठानी पड़ती है। एक तो होती है कि भाई और ये मैं कहूंगी खत्म कैसे हो सकते हैं, ये कम कैसे हो सकते हैं। सामाजिक इच्छा शक्ति, राजनीतिक इच्छा शक्ति, और कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जो शक्ति है वो हमारे जुडिशियल सिस्टम की है। यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा ना कि भाई आप भेज भी दीजिए, जेल भी भेज दीजिए, चार्जशीट भी दाखिल कर दीजिए, सब कुछ कर दीजिए, पर टाइम बाउंड अगर मुकदमे डिस्पोज ऑफ नहीं होंगे तो हम कैसे दिखाएं कि भाई इसने इस बच्ची के साथ बलात्कार किया, इसको मौत की सजा हो गई और साल भर में ये जो है झूल जाएगा। एक चीज और, मनीष जी
मैं एक बात और बोल दूं, फिर आप आगे बढ़ आइएगा। देखिए, अभी निर्भया की माँ भी बैठी हुई है, निर्भया की वकील भी बैठी हुई हैं कि ये हाई प्रोफाइल केस बन गया था, तब कितने साल लगे? 7 साल से ज्यादा लग गए, सब कुछ था सामने। अनिला जी, मैं आशा जी के पास भी जाऊंगा, लेकिन चूंकि अब आपने बात छेड़ी है तो एक छोटा सवाल और मेरे जहन में आ रहा है, जिसका जवाब मुझे ऐसा लगता है कि आप दे तो बेहतर होगा। आपने कहा कि न्याय, हमारे जुडिशियल सिस्टम में कहीं कमी है, देरी होती है। सबसे पहले न्याय की प्रक्रिया या न्याय की सीढ़ी अगर कोई है तो वो पुलिस थाना है। अगर पुलिस ही 17-17 घंटे, 1-2 दिन अगर फरियादी ही नहीं लेगी, अगर शिकायत ही नहीं लेगी, उसकी अनदेखी करेगी, तो आखिर वो बेचारा मजलूम बेबस इंसान जाए तो जाए कहां? नहीं, आप बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर मैं बदायूं केस की, इस केस की बात करती हूं, तो यहाँ पे कप्तान साहब ने तुरंत उसको सस्पेंड किया। और जैसा कि मैंने कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है और विश्वास है, मैं कहूंगी कि ये जो एसएचओ हो, उसका केवल सस्पेंशन नहीं, उससे भी ज्यादा सख्त उसको सजा मिलने वाली है। पर जैसा मैंने कहा कि गवर्नमेंट सर्विस है, एक प्रक्रिया होती है, उसको फॉलो करना पड़ता है। पर आप बात बिल्कुल ठीक कहते हैं कि जहां पे ये जो सेंसिटिविटी कमी दिखाई देती है, वहां पे बहुत सारी बात इस प्रकार से घटनाएं हमको सामने देखने को मिल भी जाती हैं। जी अनिला जी, मैं आपके पास आऊंगा, दोबारा आऊंगा। अभी मेरे सहयोगी लखनऊ से विजय मिश्रा हमारे साथ हैं। विजय, आपको मेरी आवाज आ रही है? विजय, इस समय ताजा जानकारी आपके पास क्या है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात का संज्ञान लेते हुए कि ये ऐसी संवेदनशील घटना हुई, पुलिस वालों ने लापरवाही बरती, जो कि दिखाई दे रहा है, सस्पेंशन हो गया, अब आगे क्या? जी बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का ट्वीट आया था, जिस पर उन्होंने इस पूरे मामले की जांच की जो जिम्मेदारी है वो बरेली जोन के ऊपर छोड़ी है। यानी वो इस पूरे मामले की जांच करेंगे और जल्द से जल्द इस पूरी रिपोर्ट को मुख्यमंत्री को सौंपेंगे। यूपी एटीएस को भी यहाँ पर कहा गया है कि वो इस पूरे मामले में सहयोग करे और जल्द से जल्द इस पूरे मामले को जो है वो मुख्यमंत्री कार्यालय तक ले आए। हालांकि सस्पेंशन वगैरह जो है वो उसके पहले की कार्रवाई जो है वो हो चुकी है, लेकिन सबसे खास बात यह है कि ये एक ऐसी घटना है कि किसके पहले भी सरकार जो है इन सब मामलों से बिल्कुल सबक नहीं ले रही है। सबसे खास बात यह है कि अनिला जी, अभी मैं सुन रहा था आपको और अनिला जी को, दोनों लोगों को, और लगातार यही बात हो रही थी कि राजनीति नहीं की जा रही है। इन्होंने पूरी बातें कही, बड़ा अच्छा लगा मुझे भी सुनकर, लेकिन लास्ट में फिर जाकर के सरकार के लिए तारीफ करना नहीं भूली। यानी कहीं ना कहीं कप्तान साहब की मैं तारीफ करना चाहूंगी। यानी राजनीति की बात इन्होंने कही कि नहीं की जाएगी, लेकिन इन्होंने की। यही कारण है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इन सब मामलों में सरकार जो है वो रोक नहीं लगा पा रही है। टाइम मैगजीन में योगी जी का तस्वीर आया, उनको बाकायदा कोविड के लिए वहां पर शाबाशी भी दी गई, लेकिन कहीं ना कहीं दो मामले जो है वो अभी भी सरकार को परेशान कर रहे हैं। ये एक तरह की कानून व्यवस्था जो है वो लगातार यहां पर वही स्थिति बनी हुई है। दूसरा, भ्रष्टाचार, जिस तरह से गाजियाबाद में घटना हुई, भ्रष्टाचार के जो मामले हैं वो लगातार आ रहे, चाहे पीपी किट मामला हो या फिर ये सबसे फेमस मामला जो गाजियाबाद में हुआ, तो ये दो चीजें लगातार बनी हुई है। सस्पेंशन जैसा वही पूरा घटनाक्रम, यानी सस्पेंशन कर दिया जाना और फिर उसके बाद फिर उन्हें कहीं ना कहीं पोस्टिंग दे दिया जाना, यही सारी चीजें हैं। तो कुल मिला के हालात यही है इस समय उत्तर प्रदेश के। जी विजय, आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पास फिर आएंगे। हमारे साथ आशा देवी जी हैं। आशा जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा। आशा जी। जी नमस्कार। जी नमस्ते आशा जी, मेरा सवाल आपसे है कि बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। जो दर्द आपने झेला है, आज जिस महिला के साथ उस मंदिर पूजा पाठ की उस पवित्र जगह पर इतना जघन्य अपराध होता है, मैं ये कतई नहीं कहना चाह रहा आशा जी आपसे, ना छुओ इन दुखती रगों को, ये जख्म फिर जलने लगेगा। मत पुकारो उन क्षणों को, ये जख्म रिसने लगेगा। निर्भया की याद हम सब के मन में स्मृति के रूप में है, लेकिन इस समय जो हुआ है, आपने जो झेला है, आपने न्याय दिलाने के लिए जो संघर्ष किया है, बोलिए इनके साथ क्या सुलूक होना चाहिए जो अपराधी हैं, जो आरोपी हैं, और वो पुलिस वाले जो 17-17 घंटे एफआईआर नहीं लेते। देखिए, जो आरोपी हैं वो तो आरोपी हैं, लेकिन जो 17-17 घंटे एफआईआर नहीं लेते, लापरवाही करते हैं, उनको भी वही सजा मिलनी चाहिए। सस्पेंशन से क्या, एक महीने सस्पेंड रहेंगे, उनको तनख्वाह मिलती रहेगी और फिर नौकरी पे लिए जाएंगे, या तो उनको नौकरी से ही खत्म किया जाए कि एक सबक मिले कि नहीं नौकरी खत्म हो गई। जिस तरह से विक्टिम परिवार धक्के खाएगा, वो भी रोटी रोटी के लिए धक्के खाएगा।
और आप पूछ रहे हैं कि उनके साथ क्या क्या, जो मुजरिमों ने जिस तरह से मैंने इस केस को पढ़ा है और जिस तरह से उस पुजारी ने किया है, वैसे ही उनके साथ सलूक किया जाए। आंख फोड़ देना चाहिए, हाथ काट देना चाहिए, फांसी तो बात की चीज है। जिस तरह से उन्होंने किया है, हाथ पैर काट के जेल में डालो, फिर चार्जशीट लगेगी, पुलिस अपना जवाब सरकार को देगी और सरकार या कोर्ट निर्णय करेगा। जिस तरह से उन्होंने किया है, पहले उनके साथ किया जाए। जब भी केस होता है, जब भी घटना होती है, नया कानून बन जाता है, नया कमेटी बन जाती है, होता क्या है? हाथरस केस में अभी तक क्या हुआ है? ट्रायल भी शुरू हुई कि नहीं हुई, पता न कितने साल ट्रायल में लग जाएगा। इतना कुछ होने के बाद, चाहे यूपी हो या और जिले हो या और देश और जगह हो, कहीं भी एक समय बाउंड नहीं हो रहा है कि नहीं ऐसे मुजरिम हैं, उनके खिलाफ अगर सबूत प्रूफ हो गए तो उनको इतने टाइम पे सजा मिलेगी। आज सब लोग सोए हुए हैं। आपने देखा कि जिस टाइम निर्भया के केस चल रही थी, बार बार फांसी पोस्टपोन हो रही थी, तो एक साइड से सब लोग मुजरिमों को बचाने के लिए खड़े हो रहे थे कि इनका मानवाधिकार। आज वो मानवाधिकार कहाँ मर गए हैं जो बच्चियों को मार मार के दरवाजे पे छोड़ रहे हैं, किसी का गला काट के लेके भाग रहे हैं, किसी का कुछ करे। आज मानवाधिकार कहाँ मरे हुए हैं? आज क्यों नहीं बच्चियों के लिए खड़ा हो रहे हैं? तो मैं तो कहूंगी कि सिर्फ और सिर्फ जो बच्चियों के साथ क्राइम हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ हमारा सिस्टम जिम्मेवार है, पुलिस जिम्मेवार है, सरकार जिम्मेवारी है, हमारी न्याय व्यवस्था जिम्मेवारी है। आज 8-9 महीने से कोरोना केस चल रहा है, कोई केस नहीं चल रहा है कि कोर्ट बंद है। आज सारे मुजरिमों को कोरोना का बहाना दे दे के उनको छोड़ रहे हैं कि कोरोना है। रोज 10-4 फोन आते हैं कि मैडम हमारे मुजरिम को बेल मिल गया, हमको धमकी दे रहा है, मैडम हमारे मुजरिम को बेल मिल गई, हमको धमकी मिल रहा है। सरकार कहाँ बैठी है? कोर्ट क्यों बंद है? या तो बंद है तो पूरी तरह से बंद हो, सैलरी भी बंद हो, जज अपने घर बैठे, वकील अपने घर बैठे, अपना काम चल रहा है, या मुजरिमों को बेल मिल रही है, विक्टिम इस दर उस दर भड़क रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार जानबूझ के इस मामले पे चुप रहती है, ना कानून बनता है, ना एक समय बाउंड होता है, और बच्चियां हर रोज मर रही हैं, हर रोज मर रही हैं। जब भी केस होगा हम चैनल पे बैठ जाएंगे। अभी मैडम ने कहा, मुझे भी सुन के अच्छा लगा, लेकिन आप सबने देखा, पूरा देश ने देखा कि निर्भया के केस में कानून की किस तरह से धज्जियां उड़ाई गई। क्यों धज्जियां उड़ाई गई? क्योंकि कानून में कमियां है, कानून में जो बैठ के चला रहे हैं उस पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया है। तो एक तरह से जो कानून में कमियां सामने आई, तो क्यों नहीं इस पे बात हुई? कभी इस पे बात हुई कि नहीं हम इस कानून को बदलेंगे, इस जेल मैनुअल को बदलेंगे, इसी तरह हर यूपी में भी जेल मैनुअल होगा, इसी तरह वहां का रूल होगा। तो कभी इस पे बात होती है? बात तो हम करते हैं, विक्टिम का लेके बैठते हैं, रेप की बात करते हैं, अब भटक जाते हैं दूसरे के मुद्दे को लेके। तो मैं तो यही कहूंगी कि जिस तरह से वो पुजारी ने क्राइम किया है, अब बात ये आई कि 2 उसके जो चेले थे पकड़े गए, और मेन उसको भगा दी पुलिस ने कि भाग जाओ, हम 17 घंटे बाद हम FIR करेंगे। कहा उसको जमीन खा गई, देश से विदेश तो नहीं गया। तो पुलिस की लापरवाही है कि उसको अभी तक पकड़ा नहीं गया। जी आशा जी आप बने रहे हमारे साथ। पूर्व पुलिस अधिकारी उत्तर प्रदेश पुलिस के उमेश श्रीवास्तव साहब हैं। श्रीवास्तव साहब, मेरा सवाल आपसे है, पीड़िता के महिला जो थी, उनके परिवार के लोग, उनकी मां का एक डिक्लेरेशन है, उन्होंने बयान दिया है कि हम पुलिस के पैरों पर गिड़गिड़ाते रहे, रोते रहे कि मामला दर्ज कर लिए, लेकिन SHO साहब का दिल नहीं पसीजा, सस्पेंशन कर दिया गया। फिर किसी और थाने में या किसी और जिले में उनकी वापस बहाली हो जाएगी। क्या यही सजा होनी चाहिए लापरवाही की? नहीं, ये बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। निर्भया केस के बाद ये सोचा गया था कि अब महिलाओं और बच्चियों के प्रति अपराध में कमी आएगी, लेकिन ये देखा जा रहा है कि इतना कठोर कानून बनने के बाद भी इन घटनाओं में कमी नहीं आ रही है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये पूरे सिस्टम की लापरवाही है। और मात्र जैसा कि आपने कहा कि निलंबित कर दिया गया है, निलंबित करना सुप्रीम कोर्ट भी कहती है कि कोई पनिशमेंट नहीं है, लेकिन अगर किसी पीड़िता के साथ कोई घटना होती है और 17 घंटे तक FIR नहीं लिखी जाती है, तो जैसा अभी निर्भया की मां जी कह रही थी कि निश्चित रूप से उस थानेदार के खिलाफ
सख्त से सख्त कार्रवाई, चाहे उसके खिलाफ अभियोग पंजीकृत होना चाहिए, उसको भी उसी जेल जाना चाहिए इस तरीके की लापरवाही करने के लिए। लेकिन अब इसके साथ साथ जैसे अनिला जी ने कहा, यह सही है कि पूरा सिस्टम इस समय क्वेश्चनेबल है। अगर इसकी एक समीक्षा की जाए कि कितने प्रकरण ऐसे हुए, किसमें कब चार्जशीट लगी, कब उसका ट्रायल शुरू हुआ, कब उसका कन्विक्शन हुआ, कब वो कन्विक्शन पूरा हुआ, अगर देखा जाए इसकी एक समीक्षा अगर पूरे देश में कर ली जाए, चाहे सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कर ली जाए या संबंधित हाई कोर्ट के आदेश से उस प्रदेश की कर ली जाए, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि चार्जशीट लगने के बाद भी सालों साल तक केस ट्रायल पे नहीं आते। केस ट्रायल पे आ गए तो एक कोर्ट के बाद दूसरे कोर्ट तक जाते हैं। इसकी एक श्रीवास्तव साहब, ये तो प्रक्रिया का हिस्सा है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। इसमें 10 बातें और जिरह की जा सकती है, लेकिन जिस पुलिस पर जिम्मा है, सुरक्षा हमारी आपकी हमारा सर्वोच्च लक्ष्य है, हमारा संकल्प है। उस उत्तम प्रदेश की उत्तम पुलिस की क्या बात की जाए? वो सर्वोत्तम पुलिस कैसे, जो उसकी देहरी पर आकर अगर कोई फरियादी गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है, बेबस है, लाचार है, नहीं सुनती, तो सबसे पहली लापरवाही उस पुलिस थाने की, उस पुलिस अधिकारी की है। यही बात तो मैंने भी कही कि जिस पुलिस अधिकारी सुना है कि पहले मुजरिमों को भगा लेंगे, फिर हमको समय मिलेगा, फिर एफआईआर करेंगे, क्योंकि सबसे पहले मैं देख रही हूँ कि हर केस में पुलिस की लापरवाही क्यों सामने आ रही है। इसलिए सामने आ रही है कि मुजरिमों को भगा दें और फिर हमको टाइम मिल जाएगा, फिर हम उनसे आशा जी आपके पास आता हूं। सीमा कुशवाहा जी हैं। सीमा जी, आपने हाथरस और उसके साथ साथ निर्भया के संघर्ष में आप आशा जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लगातार खड़ी रही। सीमा जी, इस समय जो बात आ रही है, जो लापरवाही है, वो पुलिस की बड़ी लापरवाही, लेकिन इसके साथ साथ जो आरोपी हैं, इनके साथ किस तरह के सुलूक? हालांकि सब तरफ से आवाज आ रही है कि फांसी ही सजा है, आशा जी ने कहा, लेकिन हमारे भारत के संविधान के तहत ये जो प्रक्रिया है वो इतनी लंबी है कि न्याय मिलते मिलते 1 दशक बीत जाता है। जी देखिए सर, बिल्कुल आपने सही कहा कि हम अपने संविधान में जो एक प्रोसेस है, कहते हैं जिसको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, डेफिनेटली ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से सभी को सुना जाता है, लेकिन ये तो पूरी सिस्टम की नेग्लिजेंसी है। क्या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ किसी केस में आप 10 ईयर्स 7 ईयर्स बात करेंगे? ये तो विक्टिम को एक्यूज की तरह ट्रीट करने जैसा हो गया, जैसे कि निर्भया केस में हम सभी ने देखा। निर्भया केस फास्ट ट्रैक कोर्ट केस था, जिसको ट्रायल कोर्ट से डिसाइड होने के बाद हाई कोर्ट से, जिसको हार्डली 2 ईयर्स में डिसाइड हो जाना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट में रिक्वेस्ट करने पर 10 टाइम्स जाकर के लिस्टिंग करानी पड़ रही थी कि इस केस को एटलीस्ट अपील के लिए हियरिंग पर लगा दिया जाए। उसके बाद हम सभी ने देखा। तो सर, हम जितना भी, जब भी कोई क्राइम होता है, डिबेट डिस्कशन करते हैं या लॉ में अमेंडमेंट करते हैं, उसके बाद उसका इन्फोर्समेंट नहीं है, उसको हम लागू नहीं करा पा रहे। और लागू हम इसलिए नहीं करा पा रहे हैं क्योंकि हमारे समाज में इस मानसिकता के जो लोग बैठे हैं, जो क्राइम कर रहे हैं, उसी मानसिकता के लोग सिस्टम का भी पार्ट है। जब वो लोग ही सिस्टम का पार्ट बनेंगे, उनमें कुछ डिफरेंस नहीं है। हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अगर हम बात करें, मैं केस स्टडी करी थी, एक तरुण तेजपाल जी है, आई थिंक वो जेल में है, रेप मैटर में। इंडिया का उनको बहुत अच्छा इंटेलेक्चुअल माना जाता था, उनको फेमिनिस्ट माना जाता था। जो व्यक्ति महिला सुरक्षा की बात कर रहा था, महिला अधिकारों की बात कर रहा था, उसने रेप कैसे कर दिया? तो ये पूरा जो पैट्रियोटिक सिस्टम है, ये रिस्पॉन्सिबल है इन सारी चीजों के लिए। आज मैंने, जब मुझे पता चला इस घटना के बारे में, इस क्राइम के बारे में, मैंने उस परिवार से कांटेक्ट किया। मेरी सीओ जो रिटायर, इसमें एसओ जो सस्पेंड किया गया, उससे मेरी बात हुई। मैंने इस परिवार का जो दामाद है, लड़का सुनील, सारे मैटर को वही देखा, उससे बात हुई। उसका कहना है कि मैम, ये रात में 12 बजे हमारी जो सासू माँ थी, जो लेडी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, उनको घर के बाहर फेंक गए। जब उन्होंने कहा क्या हुआ, तो कह रहे इनको चोट लग गई है, फिसल गए हैं। और उसके बाद गाड़ी लेकर के भाग गए वो लोग। कहते हम उनसे रिक्वेस्ट करते रहे कि हॉस्पिटल ले चलिए, शायद उनकी जान बच जाती। सर, ये क्रिमिनल्स लोग हैं जो घर के बाहर डेड बॉडीज को फेंक करके जा रहे हैं। और अभी अनिला सिंह जी को मैंने सुना, वो कह रही हैं कि हाथरस केस अलग था और ये केस अलग है। ना हाथरस केस अलग था, ना ये केस अलग है। कुशीनगर का है, 11 साल की बच्ची को रेप करके गला काट दिया। कोई केस अलग नहीं होता है।
हर केस एक जैसा है, हर परिवार वो दर्द महसूस करता है, और अगर विक्टिम जो भी है उसकी डेथ हो जाती है बाद में तो अलग कैसे हो गए। हाथरस केस की अगर सर हम बात करें, प्राइमरी लेवल पे क्लियर ये नेग्लिजेंसी थी, जो पीड़िता का स्टेटमेंट था पुलिस स्टेशन सीमा में। जी, आपको मैं कुछ क्षणों के लिए रोकूंगा। अब और चर्चा कर रहे हैं मेरे साथ मेहमानों के पैनल में आपके टीवी स्क्रीन पर बीजेपी की प्रवक्ता अनिला सिंह, आशा देवी जी निर्भया की मां, हमारे साथ सीमा कुशवाहा, अनुज अत्रे, उमेश श्रीवास्तव साहब और सपा के नेता प्रवक्ता अतुल सक्सेना हमारे साथ हैं। सीमा जी, मैं आऊंगा आपके पास क्योंकि मेरे साथ दो और मेहमान हैं जिनसे मैं सवाल पहले पड़ाव में नहीं ले पाया। अनुज अत्रे, प्रियंका जी ने ट्वीट कर एक संवेदना जारी की है। जाहिर सी बात है, अगर आप इस पर चर्चा करेंगे या प्रियंका गांधी ट्वीट कर देती हैं तो सत्ता में बैठे लोग यही कहेंगे कि सियासत चमकाने के लिए विपक्ष को फिर एक मौका मिल गया। लेकिन आखिर इसमें गलत भी क्या है? अनुज अत्रे, ये ट्विटर के जरिए संवेदना, सहानुभूति आखिर कब तक, जमीन पर कब दिखाई देंगे? अनुज जी, अनुज अत्रे जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? अतुल सक्सेना, अतुल जी, अगर आपने मेरा अनुज अत्रे को सवाल सुना है तो मैं आपसे भी ये जवाब चाहूंगा, क्योंकि जब आपकी सरकार थी 2014 में मई के महीने में पेड़ से लटकी 2 लाशें मिली थी, तब मुझे याद है कि विपक्ष में जो लोग थे उन्होंने खूब बवाल काटा था। लेकिन उसके बाद सीबीआई में दूध का दूध पानी का पानी हुआ तो आप लोग बढ़ चढ़कर बड़ी बड़ी बातें करने लगे। लेकिन चिंता की बात यह है, सरकारें कोई भी हो, बेटी बेटी होती है, महिला महिला होती है, सम्मान जरूरी है। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि ये बदायूं के उगेती कस्बे की जो रेप की घटना है, ये बड़े ही शर्मसार कर देने वाली है, जिसमें इतनी दरिंदगी है कि 50 साल की भी एक महिला, मैं रिपीट करूंगा, 50 साल की भी एक महिला योगी सरकार में सुरक्षित नहीं है। ये बड़े ही शर्मसार बात है। और भाजपा के प्रवक्ता को मैंने अभी सुना, और एक महिला होते हुए भी उन्हें इस महिला के दर्द को शायद इसलिए नहीं महसूस हो पा रहा है जितना निर्भया की मां आशा देवी जी यहाँ बैठी हैं आपके पैनल में, वो शायद महसूस कर पा रही हूं। तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा भाजपा के पैनलिस्ट से कि आप एक महिला हैं और महिला की पीड़ा को समझने की कोशिश करें। कुछ मुद्दे राजनीति से ऊपर उठ करके होते हैं। आप ये देखें, योगी सरकार में एनसीआरबी का डाटा कहता है कि योगी सरकार में अब तक 1.5 लाख से ज्यादा महिला क्राइम जो है के मामले रिकॉर्ड हो चुके हैं। और यदि रेप की घटना की बात करी जाए तो 15,000 से ऐसे अधिक मामले हैं जो रिकॉर्डेड हैं। अब आते हैं उत्तर प्रदेश में रेप की घटनाओं पे। अभी आपने पीछे देखा, बलरामपुर की घटना देखी, आपने हाथरस की घटना देखी, आजमगढ़ में तो 8 साल की बच्ची का रेप होते हुए देखा आपने, जो है गाजियाबाद बुलंदशहर की घटना छुपी नहीं है। तो बेसिकली यदि आप डाटा की बात करें तो उत्तर प्रदेश में दिन प्रतिदिन अपराध बढ़ रहे हैं और योगी सरकार से संभल नहीं पा रहे हैं। और जैसा भी आपने कहा कि एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया, मैं आशा देवी जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि सस्पेंशन कोई कार्रवाई नहीं होती है। सस्पेंशन तो फाइल का पेट बंद कर देने के लिए एक केवल कार्यवाही मात्र होती है। टर्मिनेशन जो है वो कार्यवाही कह सकते हैं। सस्पेंशन तो बहाल हो जाएगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है। रहा सवाल कि इसमें आपके जांच जो है वो एडीजी स्तर के अधिकारी को दे दी गई है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हाथरस कांड में भी जो हमारी रेप की विक्टिम थी उसकी जांच एडीजी ही कर रहे थे। और बड़ा आश्चर्य हुआ जब एडीजी ने अगले दिन जाकर ये कहा कि इस बच्ची का तो रेप हुआ ही नहीं। तो मनीष जी, आप इस पुलिस के अधिकारियों से, योगी की पुलिस से क्या आशा कर सकते हैं? अनिला जी से बात कर लेते हैं। स्टेटमेंट अतुल सक्सेना जी, अतुल जी, अनिला जी हमारे साथ है। अनिला जी, लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था यूपी में चरमरा गई है। अतुल सक्सेना के मुताबिक सब कुछ बेकाबू हो गया है। अधिकारियों और नेताओं की शह पर पुलिस वाले किसी की नहीं सुन रहे। आम आदमी हैरान परेशान है। देखिए, अतुल सक्सेना जी जो हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं।
तो यहाँ बैठकर ना तो ये मेरी कोई बुरी बुरी प्रशंसा करने वाले हैं और ना ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के विषय में कोई दो शब्द अच्छे भले बोलने वाले हैं, और ना बोले। हमें अगर उत्तर चाहिए या हमें उत्तर देना है तो उत्तर प्रदेश की जनता को देना है। पर मैं इतना बता दूं सक्सेना साहब, जो आप सब कुछ बोल रहे हो इस प्रदेश की जनता भी जानती है, अच्छी तरीके से जानती है कि अपराधियों के मन में अगर खौफ है, और आज तक अगर कोई खौफ आया है अपराधियों के मन में, या तो कल्याण सिंह जी के समय आया था या योगी आदित्यनाथ जी के समय आया हुआ है। ये मुझे यहाँ पर ज्यादा उसको डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है जी। और बिल्कुल बलात्कार जो होता है, चाहे वो 5 महीने की बच्ची की हो, अरे आप शांत रहिए, ये बहुत सेंसिटिव विषय है, संवेदनशील विषय है। देखिए मनीष जी, ये दिक्कत है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं के साथ। अतुल जी जवाब देने दीजिए। अतुल जी अनिला जी को जवाब पूरा करें, क्योंकि ये मेरी बहस का आखिरी पड़ाव है और अनुज अत्रे के पास मैं अभी तक नहीं जा पाया हूँ। अनिला जी आप अपना जवाब पूरा करें तो मैं अनुज अत्रे के पास जाऊँ। अनिला जी। जी, मैं केवल इतना जी, मैं यहाँ पर ये कहना चाह रही हूँ कि यहाँ पर कोई बख्शा नहीं जाता है। 400 से ज्यादा जो है सरकारी कर्मचारी अब तक बर्खास्त हो चुके हैं और पता नहीं कितने सस्पेंड हो चुके हैं। ये नहीं कह सकते आप कि योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार है वो एक्शन नहीं लेती है, बिल्कुल एक्शन लेती है, और जो काम नहीं करते हैं अपना दुरुस्त, उनके खिलाफ बहुत कड़ा एक्शन लिया जाता है। जी अनिला जी, एक्शन लिया जाता है, एक्शन लिया जाता है। और देश का सवाल में कांग्रेस की नेत्री प्रियंका गांधी का ट्वीट भी चल रहा है। अनुज अत्रे, ट्वीट पर आपकी नेत्री ने लिखा है कि अधिकारियों को बचाया जाता है, लापरवाही करने वाले अधिकारी सरकार के संरक्षण में हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, आपकी नेत्री जमीन पर कहां है? देखिए मनीष जी, बड़ी विडंबना है जब हमारी जो है प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी जब जमीन पर आते हैं। जब 20 अक्टूबर 2019 को हाथरस का जो जघन्य कांड हुआ था, जिसको आपने भी खूब दिखाया था, और जब वो लोग वहां पर जाते हैं तो उनको गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया जाता है। ना जाने किस प्रकार का योगी जी की पुलिस उनके किस तरह से उनसे एक बदतमीजी करती है कि वो क्यों मिलने जा रहे हैं। ना जाने कौन सा गुनाह हो गया कि पहले तो ये है कि जो जिस रामराज की ये बात करने आए थे, आज उस रामराज को तो भगवान भरोसे छोड़ दिया है। एनसीआरबी की रिपोर्ट का हवाला मैं देते हुए बताता हूं कि जो जंगल राज खत्म करने के नाम पर उत्तर प्रदेश में सरकार में आया था, इन्हीं के शासनकाल में 3 गुना ज्यादा रेप कांड बढ़ गए। कौन कौन से किस की आप बात करेंगे? अभी हम हाथरस कांड किसी तरह से उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता भूली नहीं है। उससे पहले क्या उन्नाव का कांड हम भूल गए हैं कि जिसमें इन्हीं के ही विधायक कुलदीप सेंगर शामिल थे, और किस प्रकार से उसके जो पीड़िता थी उसको सब कैसे उनको प्रताड़ित किया गया और अंत में किस प्रकार से उसके दर्दनाक उसकी मौत हो गई है। अभी पिछले महीने ही भदोही में ही एक बच्ची के साथ हुआ है, और बस्ती में हुआ है। देखिए बस्ती में 6 वर्षीय बच्ची के साथ जो है एक उसकी अपहरण हुआ, उसको बच्ची को अगवा किया गया, उसके बलात्कार किया गया, उसकी हत्या कर दी गई। और आज यहाँ 72 घंटे की आप बात करते हैं तो वहां तो 4 दिन तक एफआईआर भी नहीं लिखी गई और कोई कार्रवाई भी नहीं की गई। ये तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपके चैनल का और देश की मीडिया का कि जो इतनी हिम्मत दिखाई है कि योगी जी के खिलाफ ये आप मामला दिखा रहे हैं। लेकिन तमाम जिलों में इस तरह के रोज काम हो रहे हैं, रोज कांड हो रहे हैं। जी अनुज जी, आशा देवी जी हमारे साथ हैं। आशा जी, आपने पैनल पर सबको सुना, आपने पुलिस का पक्ष भी सुना, अनिला जी को भी सुना, विपक्ष की आवाज भी सुनी, और लगातार जब आप संघर्ष कर रही थी निर्भया को न्याय मिले उसको लेकर, आपको लगता है कि ये सारा मामला सियासत में ऐसा उलझ जाता है कि सब अपनी सियासत चमकाने में लग जाते हैं? आशा जी। जी, मैं बिल्कुल यही कहना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि हम बैठे थे तो हैं बड़े दुखी मन से कि हम उस महिला के लिए बैठते हैं, लेकिन यहाँ पे हम मुद्दे से ही भटक जाते हैं। अरे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हर रोज घटना हो रही है, हम ज्यादा नहीं पीछे जाते, 2012 से ही लेते हैं। आप लोगों ने क्या सबक सीखा? चाहे कोई भी सरकार, आप लोगों ने क्या सबक सिखाया? आपने क्या कानून बनाया, क्या लागू किया है? अभी तुरंत सामने आ जाता है कि पुलिस को सस्पेंड कर दिया। क्या उसकी 1 महीने की भी सैलरी कटेगी? सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कोई कानून नहीं है, तो फिर पुलिस के पास हम जाते क्यों है? पुलिस बैठी किस लिए है?
तो सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करे कि आखिर ऐसे पुलिस के साथ क्या करना चाहिए। एक घटना होती तो बार बार पुलिस की लापरवाही आती है, बार बार पुलिस की लिपापोती होती है। तो हम किसको कहें, पुलिस को कहें कि सरकार को कहें, किसको कहें? तो मैं तो यही जानना चाहती हूँ कि पुलिस यहाँ से हटा के दूसरे थाने, 1 महीने की भी अगर सैलरी कटती हो तो आप बताएं अपने चैनल के माध्यम से कि नहीं वो सस्पेंड हो गया, उसको 1 महीने की सैलरी नहीं मिली। आशा जी आपकी भावना और भावनाओं के साथ जो घाव आपने झेले, उस घाव के मरहम लगाने के लिए आपको सतत लगभग 7 से 8 साल तक संघर्ष करना पड़ा। हमारे साथ सीमा कुशवाहा हैं। सीमा जी अभी इस समय फ्रेम पर नहीं है। उमेश श्रीवास्तव साहब, उमेश साहब, आपको लगता है कि पुलिस को एक आत्मचिंतन करने का दौर है? जो यूपी पुलिस में ये कहा जाता है कि ये उत्तम पुलिस हो चुकी है, उत्तम प्रदेश की सर्वोत्तम पुलिस हो गई, इतने एनकाउंटर कर दिए, रोमियो स्क्वाड चल गया, एंटी रोमियो स्क्वाड चल गया, लेकिन आपको लगता है जब ऐसी घटनाएं आती हैं तो सब कुछ जहां का तहां धरा दिखाई देता है? नहीं, ये बिल्कुल सही है कि एक आत्मचिंतन की आवश्यकता है। पुलिस के हर अधिकारी को, चाहे वो थाना स्तर का अधिकारी हो, चाहे उससे बड़ा अधिकारी हो, अगर वो जिस दिन उसके मन में ये भावना आ जाएगी कि ये अपराध यदि मेरे परिवार के किसी व्यक्ति के साथ हुआ होता तो मेरा क्या रिएक्शन होता, यदि यही एक क्षण के लिए वो सोच ले तो संभवतः इस तरीके की घटनाओं की और इस तरीके की परिस्थितियों की पुनरावृत्ति नहीं होगी। लेकिन कोई नहीं इतने बड़े हमले में सालों साल से कौन सोच रहा है? अगर मुजरिम सोच लेता था कि 50 साल की औरत हमारे माँ के समान है तो घटना क्यों होती? ऐसा कोई नहीं सोचता। सीमा कुशवाहा, सीमा जी अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो मेरा सवाल आपसे, अब ये मामला भी आप ही लड़ेंगी ऐसा आप कह रही हैं, आपने कहा है कि इस मामले की भी पैरवी आप ही अदालत में करेंगी, तो क्या आपने अभी तक जानकारी, जिसका कि आपने जिक्र दिया कि आपने पीड़ित परिवार के सदस्यों से बात की, एसओच से बात की, तो क्या आप बदायूं जाकर इस पूरे मामले की तहकीकात कर आगे आप इसको बढ़ाएंगी लगातार, जैसे 2 मामले, एक निर्भया और दूसरा हाथरस में आपको देखा गया है? सर देखिए, मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ निर्भया केस और सिर्फ हाथरस केस नहीं, ये केस मीडिया में थे, इसलिए मेरा नाम आ गया कि इन केस को मैंने लड़ा। मेरे पास करीब 100 फाइल हैं इस दौरान, लॉकडाउन के दौरान, जिसमें गैंगरेप, रेप, मर्डर 304B, दहेज हत्या, इन सारे केसेस को मैं देख रही हूँ। कुशीनगर का केस है, 11 साल की बच्ची का रेप करके मर्डर कर दिया जाता है, उस केस को मैंने वहां अपनी एडवोकेट की टीम बनाई है, वो देख रहे हैं। बेलागंज हरियाणा बिहार का मैटर है, वो भी देख रहे हैं। इस केस की अगर मैं बात करूं तो सुनील से हमारी बात हुई है, जो उस लेडी के दामाद हैं, उनसे हमारा डिस्कशन हुआ, सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास है, एफआईआर से लेकर के एवरीथिंग। तो हमने हमारे वहां पर जो लोकल एडवोकेट है उनसे बात की है, वो जाकर के, क्योंकि मेरे लिए हर जगह पहुंचना डिफिकल्ट है, लेकिन मेरा गाइडेंस सीमा जी देश का सवाल में आप लोग आए, जी हाँ, संवेदनशील मुद्दे पर आप लोगों ने अपनी अपनी राय रखी, अनिला जी ने अपनी सरकार का पक्ष रखा, लेकिन जाते जाते मैं ये कहना चाहूंगा, जी हाँ, जाते जाते मैं इतना ही कहना चाहूंगा, लुटी है महिला की अस्मत, लुटी है महिला की अस्मत तो लुटा है सम्मान सबका, गर अगर आजाद है लुटेरा तो अपमान है सबका। देश का सवाल में आज के लिए बस इतना ही।